Hi guys, welcome back in किसान नेता राजू चैनल्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी कैटेगरी यानी कि वर्ग की श्रेणी। और आज हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपसे बिगेस्ट ग्रुप जो है हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे, तो बिगेस्ट कैटेगरी की हम बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम किंगडम रखेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप आएगा आपका किंगडम। सेकेंड नंबर पे हम डिवीजन और फाइल रखेंगे। थर्ड नंबर पे क्लास, फोर्थ नंबर पे ऑर्डर, फाइव नंबर पे फैमिली, सिक्स नंबर पे जीनस और सेवन नंबर पे स्पीशीज रखेंगे। साथियों यहां पर आप इनके सफिक्स और देख लीजिए। अगर डिवीजन है तो सफिक्स में फाइटा, फाइटा अगर वर्ड है हमारे किसी भी वर्ड में आप समझ जाएंगे ये डिवीजन से लिया गया है। अगर किसी में ऑप्सिडा या फिर फाइसी या फिर एई तो ये क्लास का वर्ड है। ऑर्डर में एल्स, फैमिली में सी की आवाज आनी चाहिए, जैसे सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, सी की आवाज आ रही है ना, तो ये फैमिली का वर्ड है। यानी कि ये सफिक्स है। मैंने दो तरह के आपको वर्ड सिखाए हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स प्यारे विद्यार्थी। तो यहां पर दे आर स्ट्रिक्टली यूज्ड एट द टाइम ऑफ एनी प्लांट क्लासिफिकेशन। तो हम इस जो है कैटेगरी का प्रयोग बहुत ही स्ट्रिक्टली करेंगे। साथ मुख्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपके सामने मैंने लिखी है, ठीक है। कुछ कैटेगरी और भी होती हैं, जैसे कि ट्राइब्स, सब ट्राइब्स, सब बॉर्डर्स, सब फैमिली, लेकिन ये अनिवार्य नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इन कैटेगरी का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, ये जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग की जाती है। किसी भी पौधे या जंतु का जो क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है, इसको कहते हैं हायरची। तो हायरची क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो अवरोध है या फिर आरोही क्रम है, मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो क्रम है उसे हम हायरची कहते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग का जो क्रम है उसे हम क्या कहते हैं? हायरची कहते हैं, ठीक है। टैक्सॉन क्या है? एक नया जो है यहाँ पे डेफिनेशन आपको आना चाहिए। टैक्सॉन क्या होता है? तो कैटेगरी में सम्मिलित प्लांट का जो ग्रुप है या फिर एनिमल का जो ग्रुप है, यानी कि प्लांट का ग्रुप या फिर एनिमल का जो ग्रुप है उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन। टैक्सॉन नाम किसने दिया था? ये एडोल्फ मेयर ने दिया था फॉर एनिमल्स। एडोल्फ मेयर ने एनिमल्स के लिए दिया था और प्लांट के लिए दिया था एच जे लैंड ने। एच जे लैंड ने प्लांट्स के लिए दिया था, ठीक है। तो आप देख लीजिए, टैक्सॉन वर्ड एनिमल के लिए किसने दिया था? फॉर एनिमल्स दिया था एडोल्फ मेयर ने, और फॉर प्लांट किसने दिया था? एच जे लैंड ने। यहाँ पर रेडिस का जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है, और यहाँ पर हमने मैंगो और बीट का भी क्लासिफिकेशन दिया है। किंगडम की बात करेंगे कि दोनों ही प्लांट हैं, प्लांट ही में रखे जाएंगे। डिवीजन, ये एंजियोस्पर्म है, ये भी एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म मींस फ्लावरिंग प्लांट है, दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट हैं, ठीक है। क्लास, ये डाइकॉट है। भाई ये जो मैंगो है, जब मैंगो के सीड को आप तोड़ोगे तो उसमें दो कॉटिलिडन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब ये डाइकॉटिलिडन है। और गेहूं, गेहूं के दो भाग तो होंगे नहीं, तो ये मोनोकॉट है, ठीक है। तो हमने स्पेशली आपको प्लांट दो तरह के समझाए थे, मोनोकॉट और डाइकॉट। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, जिनके बीजपत्र कितने निकले? एक में एक निकलेगा, एक में दो निकलेगा। अच्छा बताओ बेटा, धान में क्या होगा? एक, गेहूं में एक, बाजरा में एक, और वहीं पे लेग्यूमिनस फैमिली में बढ़िया आप बताओ, एक या दो? दो, गुड, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर करेंगे। फैमिली में तो देखो, फैमिली जो है एनाकार्डियेसी है, पोएसी है, ठीक है। जीनस मैंगीफेरा है, यहाँ पर ट्राइटिकम है, स्पीशीज इंडिका है, यहाँ एस्टाइलम है। तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। रेडिस का क्लासिफिकेशन क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किंगडम है प्लांटी, डिवीजन है स्पर्मेटोफाइटा। देखो आ गया फाइटा, देखो मैंने बोला था ना कि फाइटा आएगा डिवीजन में, तो क्या आ गया? स्पर्मेटोफाइटा आ गया। क्लास में मैंने आपको बोला था क्या आवाज आनी चाहिए? ऑप्सिडा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे है डाइकोटिलिडोनी, यानी कि एई आ गया ना लास्ट में, देखो है ना। तो ये एई जो वर्ड है उससे आपको पता चल जाएगा ये क्लास का वर्ड है। कौन सा वर्ड? डाइकोटिलिडोनी, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका? पेरिएटेल्स इसका ऑर्डर है। फैमिली ब्रेसिकेसी। अब ब्रेसिका किसकी फैमिली है? मस्टर्ड की फैमिली, लेकिन उसमें मूली भी डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? जो मूली है उसकी पत्तियां सरसों की पत्तियों से मैच करती हैं। भाई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैच करती है। अच्छा बताओ, सरसों की फैमिली में आप कौन कौन से बॉटनिकल नेम जानते हैं? ए बेटा अयांश आप बताओ, कौन कौन से आप जानते? नहीं जानते हो? आप बताओ भैया। ब्रेसिका निग्रो, ब्रेसिका जेनेसिया, ब्रेसिका कंप्रेस्ड, है ना। और ये भी एक हो गया आपका, ब्रेसिकेसी में ही आएगा। इसकी जीनस है रैफिनस, यानी कि जो आपका ये है रेडिस, इसकी जीनस है रैफिनस और स्पीसीज है सेटाइवस, यानी कि रैफिनस सेटाइवस, इस तरह से है, ठीक है। सफिक्स मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पहले ही बता दिया कि डिवीजन के लिए फाइटा, क्लास के लिए ऑप्सिडा या फाइसी या फिर ए, ऑर्डर के लिए एल्स, फैमिली के लिए सी, ठीक है भाई। सब डिवीजन में फाइटना, सब ऑर्डर में इनी, सब फैमिली में ऑयडी, ट्राइब में ई और सब ट्राइब में इनी, इस तरह से ये जो है सफिक्स यूज किए जाएंगे। किंगडम, जीनस और स्पीसीज के लिए सफिक्स लगाने का नियम नहीं है। कौन कौन से वर्ड? किंगडम, जीनस और स्पीसीज के लिए सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे स्पीसीज। स्पीसीज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉन रे ने दिया था, प्रपोज द टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो इन्होंने इस स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को दिया था और इन्होंने 18,000 प्लांट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया। 18,000 प्लांट की स्टडी करना बहुत छोटी बात नहीं है। सोचिए हमारे साइंटिस्ट कितने महान थे। आप भी महान बन सकते हैं नीट एस्पिरेंट। एक बार नीट निकाल लो और हमारे देश के लोगों की सेवा करो। आज भी हमारे गांव क्षेत्र में लोग बहुत दुखी हैं, लोग बहुत पुअर हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। आज भी हजारों लोग बिना मेडिसिन के मर जाते हैं। मैंने क्षेत्र में लोगों को देखा है, मैंने बीमार होते हुए देखा है। लोग यही कहते रहते हैं, बेटा राजू मेरे यहाँ दर्द होता है। गरीब हैं, दिखा नहीं सकते, दिखा भी दिया डॉक्टर वहां से दुत्कार के वापस कर देता, उनके पास पैसे नहीं होते। तो मेरे जानकारी में 2-4 लोग मर गए, बाद में पता चला कैंसर था। तो आप सभी जितने भी मेरे किसान भाई इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो आप सभी पढ़ाने पे ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारे देश के गरीब लोग ऐसे ही कहते हैं कि सर यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द, तो एक दिन उनका कैंसर फूट जाएगा, मर जाएंगे। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, सरल भाषा में मिलेगा आपको यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पीसीज। स्पीसीज माने होता है जाति। ये जाति नहीं होती कि हम अहीर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, शूद्र हैं, ये सब राजनीतिक चोचले हैं, इनके चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। तुम्हारी जाति जो है, तुम्हारा वंश जो है होमो है। क्या है? होमो। और तुम्हारी जो जाति है वो क्या है? सैपियंस है, ठीक है। इन लोगों से दूर रहना जो जातिवादी हैं, इनको तो क्या एक आया था बहुत पहले, उनके मारो जूता चार, तिलक तराजू और तलवार करके नहीं मायावती गाना गाती थी। तो वही समय आ गया जो जात की बात करे उनके मारो जूता चार, ठीक है। हाँ, साइंस की बात में आ जाओ बेटा, होमो सैपियंस पढ़ लो, ठीक है। चल तो पता है इसके बारे में, तिलक तराजू और तलवार, वो पंडितों से चिढ़ती थी ना। अच्छा तुम रोक दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात। जय जवान जय किसान, कोई बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पीसीज कॉन्सेप्ट की, जात की अवधारणा की। तो जाति का नाम और जात की धारणा एक वैज्ञानिक ने दी जिसका नाम क्या था? जॉन रे था। जाति को समझाने के लिए विभिन्न कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किए गए। पहला कॉन्सेप्ट था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जिसे जैविक धारणा कहा गया, और दूसरे को टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहा गया, ठीक है। तो ये दो अवधारणाएं दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जैविक धारणा के बारे में। तो जाति की जैविक धारणा जो है अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता था। मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के रूप में इसको परिभाषित किया।
मेयर के अनुसार ऐसे सभी सदस्य सजीव जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, आपस में जो है प्रजनन करते हैं, ठीक है, एक जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं, ठीक है। लेकिन मेयर की ये डेफिनेशन पूरी नहीं थी, क्योंकि ये बात वहां सही होगी जहां रिप्रोडक्शन होगा। अब हम कहेंगे भैया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कैसे करोगे? भाई मान लिया हम गन्ना लगा रहे हैं, गन्ना हमने काट के लगा दिया, तो क्या वहां पर भी ये धारणा जो है सत्य होगी? नहीं होगी। वो केवल और केवल कहां बोल रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां तो ये बात ठीक है कि वो सेक्स करेंगे सेम एक ही स्पीशीज के अंदर, है ना। चलो प्यारे विद्यार्थी, जाति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की इंटरब्रीड है, परंतु इस लक्षण का उपयोग टैक्सोनॉमी में किया नहीं जाता है। भाई आप इंटरब्रीड का मतलब टैक्सोनॉमी में इसका प्रयोग तो करेंगे नहीं, है ना। टैक्सोनॉमी में जाति का निर्धारण कुछ अन्य लक्षणों के आधार पर हम कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको मूली का एग्जांपल दिया था, जिसका बॉटनिकल नेम रैफिनस था। रैफिनस पूरा क्या था? रैफिनस सैटाइवस। तो रैफिनस सैटाइवस में मैंने आपको बताया था कि रैफिनस की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल मिलती जुलती है, किससे? सरसों से मिलती है कि नहीं? तो आपने उसका क्या देखा? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा। क्या देखा आपने? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। हायर प्लांट की जो जाति का निर्धारण होता है वो पुष्प की आकारिकी के आधार पर होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के बेस पर होता है, क्योंकि वेजिटेटिव जो कैरेक्टर होते हैं उनकी तुलना में जो फ्लावर होता है वो ज्यादा संरक्षी होता है। संरक्षी का मतलब जानते हो, है ना, ज्यादा उसके पास कैरेक्टर्स होते हैं, ज्यादा वो स्टेबल होता है, नए मतलब जो है चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम बात करेंगे, जब जाति का निर्धारण सृजनशीलता के आधार पर किया जाता है तो इसे हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कहते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? जैविक धारणा कहते हैं। यहाँ पर क्या समझ में आया आपको? केवल और केवल जो है प्रजननशीलता, यानी कि यहाँ पे आपको प्रजननशीलता ही करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ठीक है। चलो, जब जाति का निर्धारण आकार की लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो इसे हम टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कहते हैं। कल हमने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे दिया होगा, ये रहा कॉलीफ्लावर, कैबेज, नोट फूल, तीनों का ही जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलिरेसिया। क्या है? ब्रेसिका ओलिरेसिया। ये आपस में जो है यहाँ पर जो है पॉलिनेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि कॉलीफ्लावर का पॉलिनेशन कैबेज के साथ नहीं हो सकता है, एक ही जाति में, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से जो है पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। पॉलिनेशन तो जानते होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपसे टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। कल मैंने हेडिंग डाल दी थी, ज्यादा पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो अब इसमें एरिस्टोटल और प्लेटो ने जो है ये सिद्धांत दिया है। इस धारणा के अनुसार प्रत्येक सजीव के प्रत्येक जाति में लक्षणों का एक पैटर्न पाया जाता है तथा जाति के सदस्य इस प्रारूप में अधिक से अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात टाइपोलॉजिकल धारणा किसी जाति के एक व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है। ये जो धारणा है जाति के किसी एक व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है ना। जैसे कि ऐसी जाति जिसमें लक्षणों का एक निश्चित प्रारूप पाया जाता है मोनोटाइपिक स्पीशीज कहते हैं। लक्षणों का एक प्रारूप पाया जाएगा, एक पैटर्न पाया जाएगा, जैसे कि बैक्टीरिया व नील हरित शैवाल। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? अभी आप बैक्टीरिया गुड़िया क्या करेंगे? मान लिया मेरे कहीं पे खाद है, मैं आपके पास आया, तो आप सबसे पहले वहां से क्या करेंगे? एक सैंपल लेंगे और उस पार्टिकुलर एरिया पे कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी फंगस है, उसे अपने यहाँ पर आप ग्रो कराएंगे। तो ग्रो कराएंगे तो कॉलोनी बनाएगा, ब्लू, ग्रीन, या फिर वो अलग अलग अपनी एक बैक्टीरिया अपनी खुद की कॉलोनी बनाता है। वो एक कैसा होता है? वो एक मोनोटाइपिक स्पीशीज होती है, वो अपनी खुद की एक कॉलोनी बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया दूसरी कॉलोनी में जाके बैठ जाएगा, नहीं, वो अपनी कॉलोनी में ही रहेंगे, है ना। चलो, कुछ जातियों में लक्षणों के एक से अधिक प्रारूप पाए जाते हैं, इन्हें पॉलीटाइपिक स्पीशीज या फिर मैक्रो स्पीशीज कहते हैं, जैसे कि ब्रेसिका ओलिरेसिया, जिसका एग्जांपल हमने अभी आपको दिया था। अब हम पॉलीटाइपिक स्पीशीज भी तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है बायोटाइप्स, दूसरी होती है इकोटाइप्स, ये रहा। पहली होती है बायोटाइप, ये सभी सेम एटमॉस्फेयर में होंगी। दूसरी होगी इकोटाइप, ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर में होंगी। और इकेट्स कैसे? एक ही जात के ऐसे सदस्य जिसमें वातावरण के कुछ नॉन जेनेटिक वेरिएशन पाए जाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट का देखो, अगर छाया में उगाओगे तो हरे रंग का हो जाएगा मनी प्लांट, और अगर भाई धूप में उगाओगे तो पीले रंग का हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था। इकोटाइप में मैंने आपको बताया था
कि अलग अलग क्षेत्रों में जो कौवे हैं, यहाँ पे जो है कौवे का जो जूलॉजिकल नेम है वो है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ये इंडियन कौवा है। कॉर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस, ये म्यांमार का कौवा है। कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस, ये श्रीलंका का कौवा है। किसी भी देश के कौवे एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जो भी करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो इसमें सक्षम है। लेकिन भैया यहाँ पर जो कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोल फूल है, ये आपस में यहाँ पर एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जाति में फिर भी नहीं कर सकते। कौवे कर सकते हैं, चाहे वो कौवा कहीं का हो, चाहे वो इंडियन कौवा हो, है ना। अब इंडियन मेल कौवा हो सकता है, म्यांमार की बेटा फीमेल हो सकती है, या फिर म्यांमार का मेल हो सकता है, श्रीलंका की फीमेल हो सकती है, वहां उनकी व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, चलो तो आपने यहाँ पे समझा पॉलीटाइपिक स्पीशीज। ठीक है बेटा, कितने बच्चों क्लियर हो गया? सबको हो गया क्लियर? ठीक है, अब हम जाति से संबंधित कुछ और भी डेफिनेशंस आपके सामने समझाएंगे। सबसे पहले सिबलिंग स्पीशीज या क्रिप्टिक स्पीशीज क्या होती है? सिबलिंग स्पीशीज या फिर क्रिप्टिक स्पीशीज क्या होती है? ऐसी जातियां, सिबलिंग का मतलब समझ रहे हो, है ना। ऐसी जातियां जो आकार के रूप में समान होती है, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर उनकी सेम होती है, जैसे तुम और प्रतीक। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ये रहा प्रतीक, दिखा दिया आपने। चलो, तो आकार के रूप में समान होती है, लेकिन जननिक रूप में अलग होती है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, अर्थात ये आपस में जनन नहीं कर सकती। सिबलिंग स्पीशीज जो होती हैं, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, क्योंकि इनमें आकार की समान है, लेकिन बायोलॉजिकल स्पीशीज है, ये आपस में प्रजनन नहीं करती हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाया गया है मेरे साथियों, ये आपस में क्या नहीं करते, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट है, आपस में जो है जनन नहीं करते। क्या नहीं करते बेटा? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे एलोपैट्रिक स्पीशीज, ऐसी जातियां जो अलग अलग क्षेत्र यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन में तो पाई जाती हैं, उनके मध्य भौगोलिक अवरोध भी होता है, लेकिन जैसे भौगोलिक अवरोध कैसे होगा? पहाड़ी, एक उस पहाड़ी पे रहता है, एक इस पहाड़ी पे। अब एक बात बताओ, तीन पहाड़ियों के नाम बताए मैंने, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों पे जनजाति रहती है नहीं रहती है? तो वो जनजाति अगर आपस में जनन करना चाहे तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी स्पीशीज सेम है। तो अच्छा, भौगोलिक अवरोध यानी कि जियोग्राफिकल रीजन पर जो बैरियर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो पहाड़ियां होती हैं, समुद्र होता है, या फिर हिमालय पर्वत होता है। तो ये अवरोध का यहाँ पे जो है काम करने का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पीशीज कौन सी है? सिम्पेट्रिक स्पीशीज, समान भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां। बेटा, समान भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों को कहते हैं सिम्पेट्रिक स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, एलोक्रॉनिक स्पीशीज किसे कहते हैं? ऐसी जातियां जो अलग अलग डिफरेंट टाइम पीरियड में पाई जाती हैं, जैसे मनुष्य और डायनासोर। बेटा, डायनासोर के बारे में कौन जानता है? क्या क्या थे डायनासोर? कुत्ते, बिल्ली, क्या थे? डायनासोर कैसे थे? बहुत बड़े थे ना, विशालकाय। सर हमसे बहुत ज्यादा बड़े थे, इनटू 10 हो गए। सच में इतने ज्यादा बड़े थे? बहुत ज्यादा बड़े थे, लगभग इस कमरे के बराबर होगा। और वो कितना खाना खाते थे? काफी खा जाते होंगे, 5-6 एक बार सुनने में आया था कि 4-5 भैंसों का नाश्ता करते थे। चलो अच्छी बात है, ऐसे हम लोग इस पे रिसर्च करेंगे, रिसर्च का विषय है। ठीक है, हाँ। अब हम बात करेंगे साइनक्रोनिक स्पीशीज, ऐसी जातियां जो समान काल में पाई जाती हैं, जैसे कि डायनासोर और आर्कियोप्टेरिक्स। बेटा, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आपने सुना होगा। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ब्रिज का काम कर रहा है। आर्कियोप्टेरिक्स किसका काम कर रहा है? ब्रिज का। पुल देखते हो, एक ये एरिया पुल दोनों को जोड़ देता है। ऐसे ही बर्ड्स और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, पक्षी और सरीसृप के बीच में जो ब्रिज बनाने का काम करता है वो कौन करता है बेटा? आर्कियोप्टेरिक्स। कौन करता है? आर्कियोप्टेरिक्स। उसकी चोंच पाई जाती है, पंख पाए जाते हैं, उसके शरीर में स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स नहीं होने चाहिए, स्केल सर्प के होने चाहिए केवल। कुचली, कितने बच्चे जानते हैं कुचली स्केल्स होती है ना, ये सर्प के होने चाहिए, ये बच्चियों के नहीं होने चाहिए, लेकिन उस पे है। चांच में वो चोंच होती है, उसमें दांत नहीं होने चाहिए, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स की चोंच में दांत हैं, तो इसलिए ये ब्रिज बनाने का काम करते हैं। बात समझा? अच्छा बताओ, सजीव और निर्जीव के बीच ब्रिज बनाने का काम कौन करता है? वायरस। वेरी गुड, ये हमने तुम्हें ब्रिज सारे समझाए थे, शुरुआत में मई में समझाए थे, है ना। चलो अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की।
ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम आपको नाम समझाएंगे। अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, कैरियो टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी है यहाँ पे? अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी और साइटो टैक्सोनॉमी, कैरियो टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या है, यहाँ पर प्लांट की हम मार्फोलॉजी की स्टडी करेंगे। बीटा टैक्सोनॉमी में आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मार्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स की भी स्टडी करेंगे आप। ठीक है, जैसे कि एम्ब्रियो, सेलुलर, शारीरिक लक्षण के आधार पे। ओमेगा टैक्सोनॉमी में क्या करने वाले हैं, इसमें प्लांट के बारे में समस्त जानकारी, जैसे कि जो कि इसका क्लासिफिकेशन ट्यूरियल ने दिया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। कीमो टैक्सोनॉमी क्या है, केमिकल की बात करेंगे हम। साइटो टैक्सोनॉमी क्या है, हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। कैरियो टैक्सोनॉमी क्या है, हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की बात करेंगे। सभी प्यार से बोलेंगे भारत माता की जय।